बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 10, ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास आगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास फ़र्दर कौन सी फील्ड्स हैं, इनका आपस में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम ओवरव्यू देखेंगे डिटेल में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि लेक्चर को देखने के बाद हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन, जो भी कोई क्यूरी आए, तो उसको हम अपने जूम के नेक्स्ट सेशन में सॉल्व आउट कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, फिर हम आईटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इज़ मोर दैन जस्ट ए प्रोग्राम कोड। A program is an executable code which serves some computational purpose। तो आ रहा है हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, ए प्रोग्राम इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कोड। वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि सर्व करता है कुछ कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए प्रोग्राम जो हमारे पास सर्व करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो हमारे पास होता है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हमारे पास प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। उपतारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास कंसिडर किया जाएगा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड्स होंगे जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होगा, उनकी जो कलेक्शन होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और जो भी सॉफ्टवेयर हमने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाना होता है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करना होता है या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो भी सॉफ्टवेयर हमने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाना होता है, उसके लिए हमने यूज़ करना होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इंजीनियरिंग। ऑन द अदर हैंड, engineering is all about developing products using well defined specific principles and methods। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, डिफरेंट साइट ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स, उसके वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इसको यूज़ करते हुए हम जो भी चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको हम सारे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग। दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ इंजीनियरिंग की। प्रोडक्ट्स को हमने जब डेवलप करना होता है तो उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल यूज़ करने होते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ करने होते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इंजीनियरिंग। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, जो हम उसको हमने अलग अलग से देखा है। इसके बाद अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इकट्ठे से देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसमें हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बनाना होता है बाय यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, डिफरेंट पर्पसेस इसके होते हैं। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या हुई, डिफरेंट हमने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए हमने जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो जो हमारी आउटपुट होती है, जो आउटकम होती है, लाइक हमने जो भी डिज़ायर्ड हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो जब प्रोड्यूस हो जाता है, जो फाइनल आउटपुट उसकी आ जाती है, तो वो हमारे लिए एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। यूज़र के लिए वो एफिशिएंट भी हो और रिलायबल भी हो। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज़ रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमने डिफरेंट प्रिंसिपल जो यूज़ करने हैं, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट पर्पसेस जो हमने यूज़ करने हैं, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ठीक है,
This includes the initial development of software and its maintenance and updates. इनिशियल डेवलपमेंट जो हम सॉफ्टवेयर की करते हैं उसकी उसमें उसकी मेंटेनेंस, उसके अपडेट्स, ठीक है, टिल डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डिवेल्प्ड। इनिशियल स्टेज से लेके डिज़ायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है जब वो डेवलप हो जाता है बनने तक, इनिशियल स्टेज से लेके हमारा टारगेट जो प्रोग्राम होता है, टारगेट जो सॉफ्टवेयर होता है वो बनने तक उसकी सारी मेंटेनेंस, उसकी अपडेशन जो सारी किस्में होती है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में उसका ध्यान रखा जाता है। विच सेटिस्फाइज द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमें टारगेट हमारे पास आउटपुट होती है उसको सेटिस्फाई करता है। तो सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन में हमने देखा है कि इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक उसकी जितनी भी मेंटेनेंस होती है, उसकी जितनी भी अपडेशन होती है, वो इसी फेज़ में की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग प्रोसेस। ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस से स्टार्ट होता है, जिसको हम एवोल्यूशन प्रोसेस कह सकते हैं। आफ्टर which developers create a prototype of the intended software and show it to the users to get their feedback at the early stage of software product development. प्रोटोटाइप, सबसे पहले मैं आपको ये टर्म समझाऊंगा। प्रोटोटाइप हमारे पास एक डमी टाइप होती है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं और हमने अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो हम एज ए यूज़र उधर जाएंगे तो वो हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे। लाइक हम यूज़र हैं, वो यूज़र से रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे कि आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना है, क्यों बनवाना है, किस वजह के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। मतलब वो हमसे सारी रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उसके बाद हम एक प्रोटोटाइप, एक डमी बना के देंगे सॉफ्टवेयर की, कि देख लें उसकी सॉफ्टवेयर की लुक किस तरह की होगी, उसमें इंटरफेसेस उसके इस तरह के होंगे, बैकग्राउंड इस तरह का होगा, ये चीज़ें इधर होंगी, कंटेंट्स इस साइड पे होंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो वो फिर उसके बाद हमसे फ़ीडबैक लेंगे। अगर तो हमने उनको फ़ीडबैक ओके का दे दिया, लाइक वो जो भी उन्होंने प्रोटोटाइप बनाई है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरी उतर रही है, तो ठीक है, वो उस पर फर्दर काम स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमने उसमें चेंजेस करवानी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि यूज़र जब एक तो वहाँ पे जाता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, लेकिन जब वो प्रोटोटाइप बना के देते हैं तो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं, यूज़र उसमें चेंजिंग करवाना चाहता है, तो वो फिर यूज़र उस हिसाब से फ़ीडबैक देता है और सॉफ्टवेयर को फिर वो उस हिसाब से लेके चलते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं। The user suggests changes on which several consecutive updates and maintenance keep on changing to, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज़र ने अगर चेंजिंग करवानी हो तो वो सेवरल कंसेक्टिव अपडेट्स में उसकी चेंजिंग हो सकती हैं। दिस प्रोसेस चेंजेस टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर टिल द डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर इज़ अकम्पलिश्ड। तो ये जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको चेंज कर देगा डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर में, जो मतलब हमारी फाइनल आउटपुट होगी। Lehman has given laws for software evaluation. He divided software into three different categories. अब लेहमैन ने सॉफ्टवेयर को थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। तो अब हम वो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे कि हमारी सॉफ्टवेयर की थ्री डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती हैं। जी, तो हमारे पास पहली कैटेगरी है एस टाइप, उसको हम कह सकते हैं स्टैटिक टाइप। दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड स्पेसिफिकेशन एंड सोल्यूशन। जो भी हमारे पास डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस को डिफ़ाइन कर दिया गया, सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन कर दिया गया, तो ये जो हमारे पास स्टैटिक टाइप होगी वो उस पर स्ट्रिक्टली वर्क करेगी, उसको स्ट्रिक्टली लेके चलेगी। जो भी हमने उसको सॉल्यूशंस बताए हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि हमें एज ए यूज़र अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज़ चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये उसको स्ट्रिक्टली लेके चलेगी। द सोल्यूशन एंड द मेथड टू अचीव इट, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी मेथड अपने उस टारगेट आउटपुट को अचीव करने के लिए बोथ आर इमीडिएटली अंडरस्टूड बिफोर कोडिंग। कोडिंग करने से पहले जो भी सोल्यूशन होगा, और उसको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी मेथड हमने यूज़ करना होगा, कोडिंग करने से पहले उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। द एस टाइप सॉफ्टवेयर इज़ लीस्ट सब्जेक्टेड टू चेंजेस, हैंस दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर प्रोग्राम इज़ फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए जैसे कि हमने कैलकुलेटर बनाना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोडिंग करने से पहले कि इसके लिए कोडिंग कौन सी होगी, कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम हमने यूज़ करना है। तो ये था हमारे पास स्टैटिक टाइप। अब हम देखेंगे पी टाइप।
प्रैक्टिकल टाइप, दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर विद ए कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, दिस इज़ डिफाइंड बाय एग्जैक्टली व्हाट प्रोसीजर्स कैन डू, ठीक हो गया। In this software, the specifications can be described, but the solution is not obvious instantly. For example, gaming software. तो एस टाइप में ऊपर हमने पढ़ा है कि कोडिंग करने से पहले सोल्यूशन और मेथड को डिफाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, और ये स्ट्रिक्टली उस पर काम करता है। पी टाइप में क्या है, स्पेसिफिकेशन तो डिस्क्राइब कर दी जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स तो डिस्क्राइब कर दी जाती हैं, लेकिन सोल्यूशन को डिस्क्राइब नहीं किया जाता। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम देखेंगे तीसरी टाइप, ई टाइप, एम्बेडेड टाइप। तो एवोल्यूशन लॉ का ये तीसरा है, एम्बेडेड टाइप। दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स क्लोजली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारे पास रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है, ये उसमें बड़े क्लोजली वर्क करती है। दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ एवोल्यूशन एज देयर आर वेरियस चेंजेस इन लॉज, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ लॉज में आए दिन कोई ना कोई चेंजेस होती रहती है, टैक्सेस में कोई ना कोई चेंजेस होती रहते हैं, तो ये उस पर कड़ी नज़र रखता है। इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग का हम बात कर रहे हैं तो लॉज में, टैक्सेस में या डिफरेंट फाइनेंशियल चीज़ों में चेंजेस आए दिन आती रहती है, तो उस पर भी कड़ी नज़र रखना लाजमी है। इसके बाद हम देखेंगे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों पेश आई है। द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेज बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज इन यूज़र्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जब यूज़र को कोई भी प्रोटोटाइप बना के दिखाया जाता है, कोई भी डमी बना के दिखाई जाती है, तो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। एंड इन्वायरमेंट्स ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग, जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में सॉफ्टवेयर में ने काम करना होता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास लार्ज सॉफ्टवेयर है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड ए वॉल दैन टू ए हाउस, ठीक है, वो बता रहा है टू ए हाउस और बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाने या एक घर बनाने से ज़्यादा आसान है कि हम सिर्फ एक दीवार बना दें। ये तो सब के लिए समझने वाली बात है कि एक दीवार बनाना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू हमने एक पूरा घर बनाना है या पूरी बिल्डिंग कोई बनानी है, ठीक है, उससे ज़्यादा ईजी हमारे पास क्या है कि हमने एक दीवार बनानी हो। Likewise, as the size of software becomes large, engineering has to step to give it a specific process. तो इंजीनियरिंग इसमें अपना रोल प्ले करती है, उसको स्पेसिफिक साइंटिफिक कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं वो बता दिए जाते हैं, ताकि सारा वर्क जो हमारे पास लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं वो जल्दी से परफॉर्म कर लिए जाएँ, जल्दी से उनको अपनी आउटपुट डिज़ायर, जो हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट होती है उसकी शेप में ले आया जाए। उसके बाद हमारे पास स्केलेबिलिटी है। इफ़ द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस वर नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, इट वुड बी ईजियर टू रिक्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर दैन टू स्केल ऑन एग्जिस्टिंग वन। वो बता रहा है अगर तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पे बेस नहीं कर रहा, तो उसको नया बनाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने वाला है उसको हम स्केलिंग करते रहें, ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पे बेस नहीं करता, तो उसको न्यू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग वन, उसको हमने स्केलिंग अगर करनी हो तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट। As hardware industry has shown its skill and huge manufacturing has lowered down the price of the computer and electronic hardware। जिस तरह के वो बता रहा है कि हमारे पास जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है उसने अपनी स्किल्स दिखाना शुरू की हुई हैं, ठीक है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा उसने मैन्युफैक्चर कर दिया हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने की वजह से कंप्यूटर की प्राइस और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की प्राइसेस में कमी हुई है। But the cost of software remains high if proper process is not adopted। लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनाने की प्राइस है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है या उसी लेवल पे मेंटेन है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई। उसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। हम देखेंगे कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, उस वो हमने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, उसको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू मेक यूज़र्स मोर प्रोडक्टिव
एंड असिस्ट विद पर्सनल टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने बनाने होते हैं वो यूज़र्स को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, यूज़र के लिए वो ज़्यादा रिलायबल हो, एफिशिएंट हो, उसके पर्सनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने इसमें हेल्पफुल होते हैं। टू मेक बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर एफिशिएंट, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ कि यूज़र्स के लिए मोर एफिशिएंट होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी मोर एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। टू असिस्ट विद ग्राफिक्स एंड मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टू सपोर्ट होम पर्सनल एंड एजुकेशनल टास्क, होम टास्क करने के लिए, या पर्सनल कुछ टास्क हो सकते हैं या एजुकेशनल टास्क हो सकते हैं। एजुकेशनल टास्क सब क्या हो सकते हैं या होम टास्क क्या हो सकते हैं, इनकी एक एग्जांपल देखते हैं। होम टास्क, जिस तरह हमने घर का कोई बजट बनाना है या घर में कोई इस तरह की कोई हमने काम करने हैं कि हमने अपने घर का खर्चा उसको मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। स्कूलों में हमारे पास, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स पोर्टल को रन करते हैं, या स्टूडेंट्स की फ़ीस का जो सबमिशन होती है उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बच्चों के ऑनलाइन जो पोर्टल सिस्टम होते हैं जिसपे बच्चों के ग्रेड्स वगैरह अपलोड होते हैं, तो ये सारे किसकी बेस पे हैं, सॉफ्टवेयर की बेस पे। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए भी हमें पता है कि हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं आपस में ग्लोबली एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें पैकेज सॉफ्टवेयर हो सकता है, कस्टमर सॉफ्टवेयर हो सकता है, वेब हमारे पास एप्लीकेशन हो सकती हैं डिफरेंट, हमने एप्लीकेशन बना लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। वो थे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अब हम देखेंगे कुछ हमारे पास बिज़नेस सॉफ्टवेयर हैं कि हमने बिज़नेस सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हमने कैसे यूज़ करना है, या वो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक ठीक है। उसके बाद स्प्रेडशीट है, डाटाबेस प्रेजेंटेशन है, नोट टेकिंग पर्सनल है, इंफॉर्मेशन मैनेजर, और बिज़नेस सॉफ्टवेयर फॉर फ़ोन्स। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बिज़नेस सॉफ्टवेयर सूट्स, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए भी आप लोगों को पता है कि बैंक्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स के बैलेंस को मैनेज करने के लिए, इक्वल रखने के लिए, सारा हिसाब किताब के लिए बैंक में डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं। नादरा में रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए डाटाबेस यूज़ की जाती है जिसमें सारा रिकॉर्ड वगैरह शामिल होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर फॉर होम पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज़, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि घर के लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो सकते हैं, और एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के लिए, स्कूलों के लिए, हम या कॉलेजों के लिए या यूनिवर्सिटियों के लिए हम जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। घर के लिए अब क्या हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर का खर्चा मेंटेन करने के लिए ये सारा जो भी मंथली इनकम होती है या जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर हो सकता है। लीगल सॉफ्टवेयर, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, अगर हमने टैक्स देना तो उसको प्रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो लाजमी है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल पेंट, इमेज एडिटर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर्सनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास मोबाइल्स में या वैसे लैपटॉप में डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो तस्वीरों को एडिट करने के लिए या कोई इस तरह की कोई वीडियोस वगैरह बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो कि हमारे पास आजकल नॉर्मल है। उसके बाद वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में वही स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसमें बच्चों की फ़ीस के बारे में आप लोग सारी एडिटिंग कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन हो सकता है। या बच्चों के जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो भी बच्चों के ग्रेड्स अपलोड होते हैं, असाइनमेंट, क्विज़ के मार्क्स, प्रेजेंटेशन के मार्क्स, या मिड्स और फाइनल टर्म्स के जो मार्क्स होते हैं, फाइनल CGPA जो हमारा बनता है, वो भी इस तरह को एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी रिलाई ऑन एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। सोसाइटी जो हमारे पास है वो एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम पे रिलाई करती है। वी नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिस्टम इकोनॉमिकली एंड क्विकली। हमें अपना सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकली एंड क्विकली इस तरह का बनाना चाहिए जो हमारे लिए रिलायबल भी हो और हमारे लिए
ट्रस्टवर्दी भी हो, क्योंकि ये रिलायबल और ट्रस्टवर्दी ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए. इट इज़ यूजुअली चीपर in the long run to use software engineering methods and techniques for software system rather than just write a program as if it was a personal programming project. ठीक है. इंजीनियरिंग प्रोसेस का कुछ मॉडल है, उसमें हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, डिज़ाइन आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, टेस्टिंग आ रही है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आ रही है. तो इसको भी हम देख लेते हैं. स्पेसिफिकेशंस सेट आउट द रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम. ठीक है. डिज़ाइन, उसका हमने डिज़ाइन भी फिर रेडी करना है, क्योंकि ये हम इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल देख रहे हैं. डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस ए मॉडल फॉर द सिस्टम. जो भी हमने सिस्टम बनाना, जो भी मॉडल बनाना है, उसके लिए एक कोई ना कोई सिस्टम के लिए मॉडल होना चाहिए. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्ड द सिस्टम, सिस्टम को बना लें. टेस्ट, चेक द सिस्टम मेट्स द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस, उसको चेक कर लें, उसमें कोई भी अगर किसी किस्म का एरर है तो उसको डीबग कर लें. इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉलेशन है. डिलीवर द सिस्टम टू द कस्टमर्स एंड इंश्योर इट इज़ ऑपरेशनल. ठीक है. मेंटेनेंस उसकी चेक कर लें. रिपेयर फॉल्ट्स इन द सिस्टम एंड एज दे आर डिस्कवर्ड. जिस तरह ही कोई, मैंने आपको टेस्टिंग में जिस तरह बताया कि टेस्टिंग में या मेंटेनेंस में क्या है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए. कोई भी अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है या किसी किस्म का बग आ जाता है तो उसको डीबग करना चाहिए. तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम ओवरव्यू देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का. आईटी में हमारे पास क्या चीज़ आती है, तो अब हम आईटी की तरफ चलते हैं. आईटी, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास एक अलग फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास एक अलग फील्ड है. तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज integration of computers with telecommunication equipments for storing, retrieving, manipulating and storing the storage of data. तो आईटी में वो कह रहे हैं हमारे पास क्या है कि डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, उसको मैनिपुलेट करना, प्रोसेसिंग करना उस पर. ठीक है. ये सारा कुछ हमारे पास किस में आ रहा है, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. और डिफाइंड आईटी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर विद टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट. अब हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं. टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, ये टावर्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट रूटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, हब्स आ जाती हैं, बसेस आ जाती हैं. जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास रूटर क्या काम करते हैं, स्विचेस क्या काम करते हैं. ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं, किसी भी रश वाली जगह पे बेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं कि दोनों साइड से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कम्युनिकेशन रुक ना जाए. क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ नॉट वन वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन ऑलवेज टू वे प्रोसेस. दोनों साइड से, सेंडर और रिसीवर साइड से कम्युनिकेट हो रहा हो तो ही वो कम्युनिकेशन होगी थ्रू एनी मीडियम. सो हमारे पास जो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास जिस तरह रूटर, स्विचेस, हब्स वगैरह आ रही हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल होंगी, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज़ के टावर्स वगैरह आते हैं जो सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं दूर दराज इलाकों तक, तो ये भी हमारे पास किसकी किस्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है हमारे पास. उसके बाद आईटी की एक और डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस computing with high speed communication links to spread information from one place to another. इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई भी उसमें हमारे पास कम्युनिकेशन है, कोई भी कंप्यूटिंग है, तो वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम उसको पहुंचा सकते हैं थ्रू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जिस तरह हमने अभी अगर किसी को कॉल करनी है नेटवर्क पे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कॉल करनी है, तो हम किसी ना किसी कंपनी का सहारा लेंगे. और वो कंपनी ने क्या किया हुआ है, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का यूज़ किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ है. क्योंकि उन्होंने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने एंटीनास लगाए हुए हैं, वो टावर्स लगाए हुए हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे रब्ता जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद द ऑपरेशनल साइड्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एट डिफरेंट स्केल्स. तो ये बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों
का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जी कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईटी का। दी वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन आईटी। बिल्कुल ऐसी बात है। ग्लोबल विलेज जो वर्ड है हमारे पास वो ग्लोबल विलेज बन गया ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम घर बैठे अपने बाहर के जो भी हमारे दोस्त हैं दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं उनके साथ हम इजीली चिट चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये सारी बदौलत किसकी बदौलत है? आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कैरियर्स हैं। करियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से करियर्स को आगे, अगर हमने आईटी के फील्ड में जाना है तो हमारे कौन कौन से करियर्स हो सकते हैं उनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हम बन सकते हैं, या नेटवर्क इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा सकते हैं। कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह हमारे पास, मैं एग्जांपल देता चलूँ आपको नादरा की। नादरा में भी हमारे पास डाटाबेस यूज़ होती है, तो उस डाटाबेस को रन करने के लिए हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ करियर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास करियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम ज़रा डिटेल में देख लेंगे। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर चीफ, दिस पर्सन is responsible for information technology and computer system that support the enterprise's goals। तो जो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये आईटी का हमारे पास चीफ़ होगा जो सारे सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होगा, सारा सिस्टम उसके अंडर होगा। उसके बाद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। दिस पर्सन configure, manages, supports and troubleshoots a multi-user computing environment। ठीक है, within an enterprise this role can be segmented by technology, requiring an administrator or team dedicated to server, desktop, network, virtualization और other components। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या देखना होता है? नेटवर्क सारे को देखना होता है, वर्चुअलाइजेशन को देखना होता है, सर्वर्स वगैरह का उसने ध्यान रखना होता है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग उसने करनी होती है। मल्टी यूज़र का अगर कंप्यूटिंग है तो वो सारी उसने उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, मैनेज करना होता है। अगर किसी के पास कोई लैब है, अगर कोई लैब एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस तरह कॉलेज़ में लैब एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, ठीक है, लैब इंचार्जेस होते हैं स्कूलों में या कॉलेज़ में, तो वो क्या करते हैं, सारी लैब को उन्होंने कॉन्फ़िगर करना होता है, सारे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। सारे नेटवर्क में अगर कोई ट्रबल शूट आ गया तो उस कोई बग आ गया उसको डीबग करना होता है, कोई ट्रबल शूट आ गया तो उसको हल करना होता है। तो ये सारा किसमें चीज़ आ जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास स्टाफ होता है ये उसमें। उसके बाद है चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। पीछे हमारे पास चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, यहाँ पे चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। दिस पर्सन सेट्स ऑल टेक्नोलॉजी गोल्स एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सारे जो पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, आईटी के, वो कौन बंदा सेट करता है? जो हमारे पास चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होगा। आईटी डायरेक्टर्स हैं उसके बाद। दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑफ द बिजनेसिस, टेक्नोलॉजी टूल्स एंड प्रोसेसेस। जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी टूल्स होते हैं, बिजनेसिस होते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ये हमारे पास जो आईटी डायरेक्टर होते हैं ना, ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस रोल इज़ कॉमनली कॉल्ड आईटी मैनेजर और आईटी लीडर। इसको हम आईटी मैनेजर भी कह सकते हैं, आईटी लीडर भी कह सकते हैं, या हम इसको आईटी डायरेक्टर भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन मैनेजर। दिस पर्सन's रोल सेंटर्स on the provisioning and management of a high value businesses application such as exchange। तो ये रोल हमारे पास होगा एप्लीकेशन मैनेजर का। एडवांटेजेस ऑफ आईटी। अब आईटी के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं हम वो देख लेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो वर्ल्ड हमारे पास है वो ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है ड्यू टू आईटी, क्योंकि आईटी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को हम सबसे पहले देखेंगे। क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वाइटल टू एनी बिजनेस एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पे भी क्विक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी हो तो वो किसके थ्रू हमारे पास हो सकती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव्स एन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस द टूल्स लाइक ईमेल,
हम बाहर कहीं पे बैठे अपने दोस्त को, अपने बॉस को, या कहीं पे भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती हैं, एसएमएस हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। असेंशियल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एसएमएस एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ आईटी और सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, हैज़ बीन द क्रिएशन ऑफ ए होल new field of opportunity for skills personnel, leading to new and interesting jobs. तो आईटी के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं जो हमारे पास हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हुई हैं। जिस तरह के हमने पहले कुछ जिक्र किया आईटी के, कुछ मैनेजर्स के बारे में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ये हमारे पास कुछ मज़ीद उसकी टाइप्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स लोग बन सकते हैं, डेवलपर्स बन सकते हैं सॉफ्टवेयर, जिस तरह हमने पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात की है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी डेवलपर्स, आईटी मैनेजर्स हैं हमारे पास, या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इसका। कंप्यूटराइज इंटरनेट बिजनेस प्रोसेसेस हैव मेड मैनी बिजनेसेस टर्न टू द इंटरनेट फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी, फ्री वर्किंग कंडीशन एंड ग्लोबल क्लाइंट। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि आजकल ज़्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन अर्निंग का काम शुरू किया हुआ है। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम पे पेजेस बना के, या कुछ बच्चे इस तरह करते हैं, मेकअप वगैरह सेल करते हैं, या डेली की रोज़मर्रा की आपको बेटा एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने अपने पेजेस बनाए होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपने सेलिंग का काम करते हैं। कोई मेकअप सेल कर रहा है, कोई काम वहाँ पे ड्रेसेस सेल कर रहा है, या कोई किसी किस्म के मलबूसात हैं वो सेल कर रहा है। तो आईटी, ये भी सारी आईटी की बदौलत है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है हमारे पास, ना तो हमें कोई सारी दुकान लेनी पड़ती है, ना कोई हमें बुटीक बनानी पड़ती है। अगर किसी ने ड्रेसेस वगैरह सेल करने हैं, जस्ट हमने क्या करना है, पेज बनाना है, उसकी तस्वीरें लेनी है अपने ड्रेसेस की, और वहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यूज़र जो होगा वो हमसे ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल गैप। By implementing the information system, we can bring down the linguistic, geographical and some cultural boundaries, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमने अगर बात करनी हो तो वो आईटी के थ्रू बहुत ही बहुत मेरे ख्याल से ईजी है बात करना, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कल्चरल बाउंड्रीज़ जो हैं उसका हम या जियोग्राफिकल जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं उसका हम गैप कम कर सकते हैं ड्यू टू आईटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल गैप। Sharing information, knowledge, communication, and relationship between different countries, languages, and cultures become much easier. हम किसी भी कंट्री में किसी भी किस्म की हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं बाहर बैठे किसी भी बंदे के साथ, चाहे अपने मुल्क में जाए, चाहे किसी भी और दुनिया के मुल्क में, हम उनके साथ इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, हम उनके साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर बिजनेसिस टू बी ओपन 24/7 और ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड। तो जिस तरह मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, ठीक है, सेलिंग के लिए। तो उसको 24/7 वो उसको ऑन रख सकता है। ये नहीं करना कि जिस तरह हमने एक फ़िज़िकल दुकान होती है उसको रात के टाइम बंद कर दें और सुबह के टाइम जाके खोल दें। तो ये हमारे पास 24/7 ऑन ही रहेगी। This means that a business can be open anytime, anywhere, making purchases from different countries easier and more convenient. चाहे आपकी कंट्री का कोई बंदा, चाहे बाहर की कंट्री का कोई बंदा, अगर आपने सेलिंग परचेजिंग करनी है तो वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है। इट आल्सो मीन्स दैट यू कैन हैव योर गुड्स डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप विद हैविंग टू मोर ए सिंगल मसल। तो आप डोर टू डोर भी चीज़ें मतलब भिजवा सकते हैं, ठीक है। सीओडी हो सकती है, कैश ऑन डिलीवरी। तो इस तरह की चीज़ें जो हम आजकल हमारे पास दराज में भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है, या ऑनलाइन हमारे पास जो पैसे ऑनलाइन भी दे देते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ये हमारा सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि अगर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं होगी या उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी
तो वो इन्फॉर्मेशन फिर दूसरे लोगों तक भी चले जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम आर बीइंग क्रिएटेड to hold the information that is being shared over the internet and internal intents. Secure maintenance of customer and company files is vital to the integrity of the company। ठीक है, जो भी कंपनी की फाइल्स हैं उसको सिक्योर रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाइटल वार्ड्स कीप इंफॉर्मेशन सेफ बाय लिमिटिंग एक्सेस टू ए सेलेक्ट फ्यू। ठीक, सिक्योरिटी सिस्टम्स आर पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन है, चाहे हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसको सिक्योर करना ये जो भी ऑनलाइन सिस्टम है इनका काम है, तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम्स आर पुट इनटू ए प्लेस टू प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इस जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी करेंगे। एंड कीप इट फ्राम बीइंग वाइप्ड आउट और डैमेज ड्यूरिंग ए सिस्टम ब्रेकडाउन। अगर किसी वजह से सिस्टम में ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे ये क्या करेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। हैकर्स आर आल्सो केप्ट एट बाय विद इंटेंस सिक्योरिटीज़। जो हैकर्स होते हैं, जो अनएथिक आप कह सकते हैं अनऑथोराइज पर्सन होते हैं, उसको उनको हम हैकर्स कह सकते हैं, जो कि जिनको हम इजाज़त नहीं देते कि हमारा डाटा देख सकें, लेकिन अगर वो इलीगल वे से हैकिंग करके हमारा डाटा देख लें तो वो भी हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। सो सिक्योरिटी सिस्टम्स का यही काम होता है कि हमारे डाटा की प्रोटेक्शन करना। उसके बाद रिमोट एक्सेस और टेली कम्युनिकेटिंग है। When a company has implemented as information technology systems, many times employees can then access the company's network electronically। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि जब भी व्हेन ए कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंटेड एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, किसी भी कंपनी में अगर आईटी का सिस्टम है तो वो क्या कर सकता है, मैनी टाइम्स एम्प्लॉयज़ कैन दैन एक्सेस दी कंपनीज नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिकली। अगर कोई बंदा घर बैठ के काम करना चाहता है या वो किसी वजह से ऑफिस या जॉब पे नहीं जा सका तो वो घर बैठ के भी काम कर सकता है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस एनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्राम होम और वाइल ऑन द रोड। चाहे वो बंदा रोड पे बैठा हुआ है, चाहे वो घर बैठा हुआ है, इंटरनेट की मदद से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो बंदा काम कर सकता है। दिस गिव्स द एम्प्लॉयज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे आर मोर प्रोडक्टिव बिकॉज दे कैन स्टिल वर्क वैन नॉट इन दी ऑफिस। चाहे वो बंदा ऑफिस में है या नहीं है, चाहे रोड पे बैठा हुआ है, चाहे जिधर भी बैठा हुआ है, वो इंटरनेट की मदद से बंदा काम कर सकता है। ठीक है, अपने ऑफिस में बेशक वो जाए या ना जाए। जिस तरह आप लोग अभी घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी एक हमारे पास आईटी की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि उसका फ़ीचर है कि आजकल कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को बंद किया हुआ है और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक आईटी की फील्ड हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको कोई क्यूरी समझ नहीं आती वो आप लोग अपने पास राइट डाउन कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हमारी जूम का सेशन होगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम उसको क्लियर कर लेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।